जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे लिपि के बारे में। ठीक, क्या लिपि के बारे में आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं वन रक्षक ग्राम विकास अधिकारी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के जो एग्ज़ाम लगे हैं उसके लिए हमने हिंदी और दोस्तों आपका यूपी स्पेशल, ठीक है, शुरू कर दिया है। आपके पुलिस और दोस्तों उत्तर प्रदेश असिस्टेंट पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। देखिए दोनों के लिए हमने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो चलिए आपको दिखा दें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर दोस्तों सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए। तो साथियों जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे आएंगे आपको ये प्ले लिस्ट दिखेगा कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एंड वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। आप इस प्ले लिस्ट से वन रक्षक और वीडियो के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं संपूर्ण हिंदी के लिए। और दोस्तों ये प्ले लिस्ट जो होगा आपके यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई के लिए और यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए। उसके अलावा ये जो आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला प्ले लिस्ट दिख रहा है ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि, ठीक है, आपको बता दें लिपि का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा ना कि भैया हिंदी किस में लिखते थे, आप कहते हैं देवनागरी में। ठीक, आपको बता दें कि अगर लिपि नहीं होती ना तो हम कुछ भी आज हमारे पास सुरक्षित नहीं होगा। जैसे हम वेद पुराण इन सब पढ़ पा रहे हैं ना, ये लिपि ही थी, ठीक है, ये लिपि कारण ही आज हमें मिलती है। देखिए लिपि का मतलब क्या, देखिए मान लिया कि पहले क्या होता था कि पहले ज़माने में दोस्तों क्या होता था कि बच्चों को टीचर पढ़ाते थे और लिखने का कोई साधन नहीं था, ना तो पेन था ना कागज़ था ना ही दोस्तों क्या था आपका कोई लिपि थी कि कैसे पढ़ा जाए। ठीक, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे अगर आज लिपि नहीं होती तो हम आप लोगों केवल मुंह से चिल्लाते रहते, आप लोग सुनते रहते और वो कम समय के लिए ही आपके पास रहता। आप लिपि की खोज होने के बाद आप उसको लिख ले रहे हैं। जैसे हम ये लिख के पढ़ा रहे हैं ना, अगर लिपि नहीं होती तो हम लिख थोड़ी नहीं पाते, हम ऐसे बोलते आते हैं आप लोग सुनते आते हैं। ठीक, तो ये होता है लिपि, किसी चीज़ को लिखावट या फिर लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता। ठीक, अगर परिभाषा की बात करें तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उसे हम लिपि कहते हैं। मतलब कोई भी ध्वनि लिख रहे हैं उनको लिखने के लिए, जैसे हमने बोला राम, तो आप लिखेंगे ना राम, तो वो लिखने का जो ध्वनिया जो हम चीज़ लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वही लिपि होता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, इतना कठिन है नहीं। ठीक है, अगला है लिप्यंतरण। दोस्तों एक लिपि में लिखे पाठ को दूसरी लिपि में बदलना। मान ले दोस्तों हमने क्या किया, हिंदी में लिखा राम, ठीक है, राम लिखा, ये किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि में, और फिर उसको हमने इंग्लिश में यानी कि रोमन लिपि में ट्रांसफर कर दे इस तरीके से रोमन में। तो दोस्तों इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिप्यांतरण। दोस्तों एक लिपि को दूसरे लिपि में दोस्तों लिखना, ये बदलना दोस्तों वही क्या होता है आपका लिप्यंतरण दोस्तों, जिसको हम अनुवाद भी कहते हैं। अनुवाद की तरह हम कह सकते हैं जैसे कि, ठीक है, तो वो चीज़ समझिए। अब देखिए जो भारत की प्रमुख लिपियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला है ब्राह्मी लिपि। तो आपको बता दें ये भारत की सबसे प्राचीन लिपि। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन लिपि भारत की कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, अरबी फारसी लिपि और आपका जो भी है गुरमुखी लिपि। तो आपको क्या बताना है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सबसे प्राचीन लिपि। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने दोस्तों, वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। और एक चीज और बता दें आपको कि गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए थे, एक थी उत्तरी ब्राह्मी और एक थी दक्षिणी ब्राह्मी, याद रखेंगे। अब देखिए जो उत्तरी ब्राह्मी ना उसी से देवनागरी लिपि निकली है। कैसे, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि देवनागरी लिपि किससे निकली, तो आपको सिंपल सा ऑप्शन मिलेगा ब्राह्मी लिपि। दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपको यूपी एएसआई अभी लेटेस्ट में पूछा गया है। फिर दोस्तों उत्तरी ब्राह्मी लिपि से क्या क्या निकला है, देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि और दोस्तों कैथी लिपि। और वहीं दोस्तों जो दक्षिणी लिपि है, दूसरी लिपि है दोस्तों दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है, उससे क्या निकला है, तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि निकली है। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिएगा कि भाषाएं दोस्तों प्राचीन संस्कृत और प्राचीन पाली भाषा दोस्तों इस लिपि में लिखी जा रही है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि जो ब्राह्मी लिपि दोस्तों इसका प्रयोग किसने किया है, कौन कहाँ मिलता है, तो अशोक के शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए। ये आपका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। तो अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक दोस्तों लिपियां किस लिपि से निकली हैं, तो ब्राह्मी लिपि आप बता देना। ठीक है, आपकी
ये पूछा जाएगा देवनागरी लिपि किस लिपि से निकली, तो ब्राह्मी लिपि, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों देवनागरी लिपि। अब देखिए इस लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई यूपीएसआई सब जगह पूछा गया, कई बार पूछा था, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से हुई। चलिए अगला है, देवनागरी लिपि को और क्या बोलते हैं, तो लोग नागरी बोलते हैं, और हिंदी लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी इसकी सबसे बड़ी दोस्तों भाषा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 343 ए में कहा गया संविधान में दोस्तों संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी, है ना। तो आपको देवनागरी के बारे में कहां बताया गया, तो अनुच्छेद 343 के का में, ठीक है, कि क्या होगा, राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि इसकी कैसी होगी, देवनागरी होगी। देखिए इस प्रकार दोस्तों 150 वर्षों, ठीक है, 150 वर्षों के लगभग 1800 से 1949 के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की एकमात्र अधिकृत लिपि बन गई दोस्तों, ठीक है। चलिए और इस लिपि की पहचान क्या होती है दोस्तों, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। आपको पता है हम इस लिपि को इधर से शुरू करते हैं, जैसे कि हमें लिखना है कि वह सुंदर लड़का है, तो वह सुंदर लड़का, दोस्तों इस तरफ से शुरू करेंगे लिखते हुए, यानी बाएं से दाएं की ओर लिखा थी। क्वेश्चन ये पूछा था कि देवनागरी लिपि किस तरह लिखी जाती है दोस्तों, तो ये लिपि बाएं से दाएं को लिखी जाती है। दूसरी चीज, इसके ऊपर सिरोरेखा होता है। सिरोरेखा का होता है दोस्तों, हम जब ऊपर डंडा खींचते, जैसे हमने का लिखा है तो का के ऊपर जो ये खींच रहे हैं ना, इसको हम सिरोरेखा कहते हैं। तो हर एक वर्ण पे दोस्तों सिरोरेखा पाया जाता है, किसमें, आपके देवनागरी लिपि में। अगला है कि इसमें कुल वर्ण कितने, 52 वर्ण है। आपको पता है वर्णों संख्या कितनी है, 52 है। और इसमें संयुक्त अक्षर का भी प्रयोग होता है। संयुक्त अक्षर क्या होता है, छत्रंग व्यासरा, ठीक है, जो संयुक्त रूप से जुड़ते हैं। जैसे मान लिया आधा आधा स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से जुड़ेंगे तो वो भी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। चलिए देखिए इसका प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, फिर कहाँ मिलता है इसका उल्लेख, तो द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से हुआ था। और ये आपके यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया 2018 में, ठीक है। चलिए अगला है, अब देखिए देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी आती है दोस्तों, तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी, सिंधी, डोंगरी, खस और मगही दोस्तों, ये सभी भाषाएं इसमें लिखी जाती है। अब देखिए देवनागरी लिपि में सुधार किए गए, कौन कौन से सुधार किए गए दोस्तों, पहली चीज क्या है, बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट का प्रयोग किया गया। और दोस्तों सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी, है ना, आ इ ई उ ए आई ओ अंगा, आपने सुना होगा, तो ये सब दिए हैं। किसने प्रयोग किया इसका, तो दोस्तों सावरकर बंधुओं ने, ठीक। अगला है कि श्याम सुंदर दास का पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग के सुझाव दिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि आप बिंदी लगाइए, देखिए जैसे गंगा, ठीक, गंगा लिखते हैं ना, तो अंगा की जगह आप बिंदी लगाइए। पतंजलि इया की जगह आप बिंदी लगाइए। कंठ में अड़ा की जगह आप बिंदी लगाइए ना, इनको पंचमाक्षर होते हैं, जो 5वें अक्षर होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इनके स्थान पे आप बिंदी का प्रयोग करिए। जैसे देखिए गंगा में, देखिए गंगा ऐसे लिखते हैं, मगर दोस्तों इस अंक की बिंदी को हम अंगा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जस्ट बिंदी के बाद क्या है, गा है, और गा किस वर्ग का है, का वर्ग, तो उसी अक्षर का हम अंतिम वर्ण मान लेते हैं गंगा। जिस प्रकार से देखिए पतंजलि में है, पतंजलि कैसे लिखते हैं, ये बिंदी को हम इया पढ़ रहे हैं, तो इया क्यों पढ़ते, देखिए इया बिंदी के बाद जा रहा, जा किस वर्ण में है, देखिए जा इसमें है, तो इस चा वर्ग में है, तो चा वर्ग के अंतिम अक्षर हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक बार संबंध बता दें। देखिए संबंध में देखिए इस वाले को हम माँ पढ़ते हैं, इस वाले को ना पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए संबंध सा के बाद, सा के ऊपर बिंदी, सा के तुरंत बाद, देखिए बिंदी के तुरंत बाद बा है, तो बा किस वर्ग में आएगा, आपका पा वाले वर्ग में। पा के अंतिम वर्ग कौन सा है, मा, तो इस पहले वाले को माँ पढ़ लेंगे। अब देखिए बा के ऊपर बिंदी, तो बा के बाद धा है, धा किस वर्ग में आएगा, तो धा आएगा इस वाले ता वर्ग में, तो इसके बाद क्या है, ना, इसीलिए इसको हम ना पढ़ते, संबंध इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के दाहिने तरफ अलग से लिखने सुझाव देगा, तो दोस्तों माना नहीं गया। जैसे ये कहते हैं कि पहले जैसे कुल अभी ऐसे लिखते ना, तो पहले इन्होंने बताया का लिखिए, फिर उसके बाद दोस्तों ऊ की मात्रा लगाइए, फिर ला लिखिए, कुल इस तरह लिखिए, ठीक। ये किसने कहा था, गोरख प्रसाद ने, ठीक। तो मगर इसको माना नहीं गया सही ढंग से, ठीक है। चलिए अब देखिए श्रीनिवास का महाप्राण वर्ग वर्ण के लिए अल्प प्राण के नीचे 5 ऐसे बनता नहीं, महाप्राण के लिए ऐसा हो, तो ऐसा सुझाव दिया है। अगला है 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आ की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को मतलब अस्वीकार कर देते। देखो आ की 12 खड़ी, तो उसको अस्वीकार किया है। और दोस्तों जो इन्होंने कहा था कि कुल लिखना है, तो का लिखिए, फिर उसके बाद ऊ की मात्रा अलग से लगाइए, फिर ला लिखिए, कुल ऐसे, तो इसको भी अस्वीकार कर दिया। और आपको बता दें सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण है, मतलब सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण, इसका मतलब समझिएगा। जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं, देखिए का को हम क्या कहते हैं, का को
के भी कह देते हैं और क्यू भी कह देते हैं दोस्तों, है ना। क्यू से भी का कहेंगे लिख लेते हैं, और सी से भी, जैसे काइट्रेना, है ना, जैसे कैट हो गया और काइट हो गया और क्वीन होगा, तो का के कई सारे वर्ण हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज जाएंगे, मगर हिंदी में ऐसा नहीं है, हर एक चीज के लिए अलग अलग वर्ण है, ठीक है। चलिए अब अगला है देव गुरु लिपि, सॉरी गुरुमुखी। अब ये गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है, गुरु के मुख से निकली हुई दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, गुरुमुखी। अब क्वेश्चन यहाँ का दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों, इसकी शुरुआत अंगद गुरुदेव द्वारा, है ना, गुरु अंगद देव द्वारा की गई, जो कि आपके सिख के गुरु थे, ठीक है। और गुरुमुखी में दोस्तों 3 स्वर और 32 व्यंजन के साथ कुल कितने वर्ण हैं, 52। जैसे हिंदी में देवनागरी में कितने हैं दोस्तों, तो 11 स्वर और 2 अयोगवा, और दोस्तों आपके जो आपके व्यंजन हैं उनके समेत मिलाकर के दोस्तों टोटल 52 हो जाते हैं वर्ण, ठीक है। और मगर यहाँ पे 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। और गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखी आती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी आती है, तो पंजाबी भाषा, ठीक है। चलिए यूपीएससी में पूछा गया। चलिए अरबी लिपि क्या होती है दोस्तों, देखिए अरबी लिपि दाएं से बाएं को लिखी आती है, देखिए दाहिने से बाएं और मतलब कि लिखी और पढ़ी जाती है दोस्तों। आपको पता है जब उर्दू, देखिए अरबी लिपि में क्या क्या लिखाते हैं, अरबी लिखते हैं, फारसी लिखते हैं और उर्दू लिखते हैं। कभी आपने उर्दू देखा होगा, देखिए हम लोग हिंदी जो लिखते हैं इस तरफ से लिखेंगे, इस तरफ से इस तरफ से लिखेंगे, मगर दोस्तों उर्दू वाले इसका उल्टा लिखते हैं, वो लोग इस तरफ से शुरू करेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे इधर की ओर ना, तो यानी कि ये लोग क्या करते हैं, देवनागरी का उल्टा, यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि उर्दू लिपि किस लिपि में लिखी आती है, अरबी लिपि किस तरह लिखते हैं दोस्तों, दाएं से बाएं, मतलब उल्टा लिखते हैं, हिंदी के जस्ट उल्टा, ठीक है। चलिए रोमन लिपि क्या है, देखिए रोमन लिपि में अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी आती, जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, जर्मन हो गया, फ्रांसीसी हो गया, स्पेनिश हो गया, पुर्तगाली हो गया, है ना, इतालवी हो गया, डच, स्वीडिश और रोमानी, है ना, ये सभी दोस्तों कैसे लिखी जाती हैं, रोमन लिपि में। और बता दें ये भी दोस्तों अपनी देवनागरी की तरह ही इस तरह से लिखती है, जैसे लिखना है ना, दिस इज अ कैट, है ना, दिस इज अ कैट दोस्तों, हम इसी तरफ से शुरू करते हैं, दिस इज एक कैट, है ना, तो इस तरफ से शुरू करेंगे, ठीक। तो इसी तरफ से हम हिंदी भी लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि की तरह ही रोमन लिपि भी लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखते हैं, देखिए अंग्रेजी इसमें रोमन लिपि में क्या है, 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। ए ई आई ओ यू को छोड़ के दोस्तों टोटल मिलाओगे 26 वर्ड होते हैं अंग्रेजी में, वही रोमन लिपि होती है। चलिए अगला है गुजराती लिपि। अब देखिए गुजराती लिपि नागरी लिपि से उत्पन्न हुई है दोस्तों, नागरी लिपि से निकली है, और गुजराती लिपि का सबसे पहले प्रयोग 1797 में विज्ञापन में छपी गई थी दोस्तों, वहां से इसका प्रयोग हुआ। आपको बता दें कि गुजराती लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता, मतलब जैसे गुजराती लिपि में जैसे कुछ लिखते हैं ना, मान लिया गुजराती लिखते दोस्तों, उनकी थोड़ी सी वो अलग है, मैं सिरोरेखा बता दूं तो दोस्तों ये लोग ऐसे लिखते हैं गुजराती, है ना, मान लिया दोस्तों वो कुल लिखेंगे ना तो कुल ऐसे लिख देंगे ना, मतलब इस तरीके से, मतलब कि उसके ऊपर डंडी नहीं खींचते, वो जो वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर डंडी नहीं खींचते, यानी सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। उसके अलावा देखिए बंगाली लिपि में बंगाली भाषा, तमिल लिपि में तमिल भाषा, और चीनी लिपि में दोस्तों मंदारिन और कैंटोनी भाषा लिखी जाती है, और कांजी लिपि में जापानी भाषा वो लिखी जाती है, ठीक है। कांजी लिपि में जापानी भाषा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्रेल लिपि। देखिए ब्रेल लिपि क्या है, तो इस लिपि का प्रयोग विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में छूकर व्यवहार में लाया था दोस्तों। जैसे आपको पता है कि नेत्रहीन होते हैं दोस्तों, वो कैसे पढ़ेंगे, तो दोस्तों वो लोगों के लिए ये आपकी ब्रेल लिपि शुरू की गई, ठीक है। देखिए इस पद्धति का आविष्कार 1884 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने मात्र 15 वर्ष की आयु में कर दिया। और आपको बता दें इसमें बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और कुल 64 अक्षर वाली चिन्ह वाली बनिया लिपियां होती है दोस्तों। 64 लिपियां ऐसे होते हैं जो चिन्ह के द्वारा दर्शाते हुए, हम दिखा भी देंगे कैसे इसका प्रयोग होता है। अब देखिए यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रयोग होती है, जो कि अंधे होते दोस्तों उनके लिए ये लिपि प्रयोग में लाई जाती है। आपको बता दें कि आधुनिक ब्रेल लिपि को 8 बिंदुओं के सेल से विकसित किया गया है, जिसमें 64 अक्षर हैं। 64 अक्षर के बता देखिए पहले 64 थे, अब इसमें 256 अक्षर हो गए, जिसमें आपको बता दें विराम चिन्हों को भी पढ़ने की सुविधा प्रदान की गई। चलिए आपको ब्रेल लिपि दिखा भी दे कैसे इसका यूज होता है। देखिए दोस्तों अब देखिए ब्रेल लिपि का यूज कैसे होता है। देखिए अब ये ABCD लिखी ब्रेल लिपि में। अब देखिए जो अंधा होगा ना, यहाँ पे देखिए ये 6 डॉट होते हैं और एक डॉट पहले वाला डॉट उभार देंगे, ठीक है। जब इसको ये व्यक्ति अंधा व्यक्ति स्पर्श करेगा तो उसको पहला डॉट उभरा हुआ लगेगा और बाकी 5 ऐसे नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। तो उभरा हुआ समझ जाएगा, पहला जो एक उभरा हुआ पहला वाला होता है ना वो A लिखा होता है, ठीक है। अब देखिए B को कैसे लिखते हैं, और इस तरफ के 2 उभरे हुए कर देंगे उसको B समझ लेते हैं, और ऊपर के 2 उभरे हुए होंगे उसको C समझ लेंगे। अब देखिए जैसे मान लिया किसी को कैट लिखना है, कैट,
अब समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप भी समझने की कोशिश करिएगा। जिसे कैट लिखना है तो पहले क्या लिखेगा, पहले 6 डॉट बनाएगा, उसमें पहले का पहला वाला उभार देगा। फिर दोस्तों सॉरी देखिए कैट लिखना है तो सी वाला लेगा, यानी पहले देखिए 6 लाइनें 6 खींचेगा, उसमें से 2 को उभार देगा, तो 2 को इस तरह उभारेगा। फिर दोस्तों दूसरे लाइन में ए लिखना है तो ए कैसे लिखेगा दोस्तों, पहला वाला उभार देगा, और टी लिखना है दोस्तों ये इस तरह से 2 इधर के नीचे वाले उभार देगा। तो दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है ब्रेल लिपि। देखिए ए इस तरह लिखते हैं, बी इस तरह, सी डी इस तरह, ई इस तरह से, है ना। देखिए सबके कहीं ना कहीं चिन्ह अलग अलग होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं चिन्ह अलग होंगे, कोई भी सेम मैच नहीं खाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेगा, वो अंधा व्यक्ति होगा, इसको छू के देखेगा, छू के उसको लगेगा भैया ये देखिए इधर के 3 इधर के गुचे हुए और 2 इधर गुचे, इसका मतलब क्या है, ये क्यू है, ठीक है। तो उनको ये सिखाया जाता कि कितने पॉइंट होंगे आपके का मतलब कि उभरे हुए होंगे, तो सब चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं, इससे ये लोग समझते हैं, ठीक है। ये आपको ये उभरे हुए होते हैं ना, उभरे हुए इनको छापे जाते हैं, उसी तरीके से इनको छू के स्पर्श करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ब्रेल लिपि क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि किस तरह से ब्रेल लिपि का यूज होता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे कि भैया आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया था, 6 जनवरी, 4 जनवरी, 12 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन है आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों ये हमने 4 ई बुक निकाली है। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास का, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, इसका मूल्य है 50 रुपये, ठीक है। ई बुक मतलब पीडीएफ के रूप में। और सामान्य हिंदी दोस्तों इसमें सब कुछ सामान्य हिंदी होगा दोस्तों, ये भी 50 रुपये की है। और ये हिंदी भाषा और उनकी बोलियां दोस्तों ये 25 रुपये में होगी, और ये पत्र लेखन अगर आप चाहते हैं ये 25 रुपये में। तो टोटल अगर चाहते हैं 150 रुपये में, अगर एक एक चाहते हैं वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कैसे खरीदोगे, आपको इस नंबर पर हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके इसी नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।